Everybody and welcome back to my channel again. Today in this video I'll be continuing journal pathology synopsis, which is part 5, and in this video I'll be discussing about blood and lymph nodes. तो पिछली वाली वीडियो में हमने ट्यूमर्स के बारे में बात करी थी, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड और लिम्फ नोड्स के बारे में. इसमें हम एनीमियाज भी पढ़ने वाले हैं काफ़ी सारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. So the people who are new on my channel, I want to say this channel is for those who are doing their BDS, want to do their MDS, want to get a depth knowledge in dentistry, then you can subscribe to my channel. Now let's get started. Blood and lymph nodes. सबसे पहले ब्लड और लिम्फ नोड्स में बात करने से पहले आपको एक बेसिक टर्म पता होनी चाहिए, एनीमिया. एनीमिया क्या होता है? खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं. अगर आप इसको साइंटिफिक टर्म्स में देखो तो इट इज़ हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, बिकॉज एनीमिया इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड बिलो द लोअर लिमिट ऑफ अ नॉर्मल रेंज फॉर अ सेक्स और एज ऑफ इंडिविजुअल. मतलब एक रेंज रहती है हीमोग्लोबिन की, उस रेंज में जो सबसे ज़्यादा छोटी लिमिट रहती है उससे भी अगर कम हीमोग्लोबिन चला जाए तो एनीमिया हो सकता है. ठीक है. एडल्ट्स में मेल्स में अलग रेंज होती है, मेल्स के अंदर, और फीमेल्स में अलग रेशो होती है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ लोअर लिमिट की बात करें तो जो मेल्स रहते हैं उसमें लोअर लिमिट होती है 13.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में रहती है 11.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर. तो अगर 13.5 से कम हो जाता है मेल्स के अंदर तो एनीमिया है, और अगर फीमेल्स में 11.5 से कम हो जाता है तो एनीमिया है. नाउ next important thing is the compound which is used in estimation of hemoglobin is cyanomethyl. Basically अगर आप देखो तो हम यहाँ पे जो साइनोमेथिलोग्लोबिन होता है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करके हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बताते हैं. Now there are a number of different types of cells having different names and they have a particular functions. So let's study about them. एनिसाइटोसिस. व्हाट इज़ एनिसाइटोसिस? देखो बहुत सारे सेल्स रहते हैं, उनकी ना अलग अलग चेंजेस आते हैं उनमें. किसी सेल में साइज़ चेंज आता है, किसी सेल में शेप चेंज आती है, तो उसके हिसाब से उनको टर्म्स दे रखी हैं. एनिसाइटोसिस का मतलब रहता है कि अगर साइज़ जो है सेल का वो चेंज हो जाए, अगर साइज़ बढ़ जाए, छोटे से बड़ा हो जाए, दैट इज़ इंक्रीज इन साइज ऑफ रेड सेल्स इज टर्म्ड एज एनिसाइटोसिस. प्रोडक्शन ऑफ लार्ज सेल्स इज मैक्रोसाइटोसिस. ठीक है. सेल के साइज में बढ़त होना एनिसाइटोसिस होता है. एग्जाम्पल इसका क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज ओके. अगर छोटे सेल्स अगर बन रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं, उसको हम कहेंगे माइक्रोसाइटोसिस. वहीं पे अगर बड़े बड़े सेल्स बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मैक्रोसाइटोसिस. ठीक है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बड़े बड़े सेल्स बनते हैं और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में छोटे छोटे सेल्स बनते हैं. थैलेसीमिया और स्फेरोसाइटोसिस भी एग्जाम्पल्स हैं. तो ये जो जितने भी एनीमियाज हैं, मेगालो, आयरन, थैलेसीमिया, स्फेरोसाइटोसिस, इन सब में शेप का चेंज होता है. टॉकिंग अबाउट पॉइकिलोसाइटोसिस, इसमें एनिसाइटोसिस में साइज़ का डिफरेंस रहता है. ठीक है. पॉइकिलोसाइटोसिस में शेप का डिफरेंस रहता है. तो शेप का डिफरेंस जैसे कि अगर मान लो किसी की राउंड थी तो ओवल बन गई, या फिर सिकल शेप बन गई, या कोई और शेप बन गई, तो वो सब पॉइकिलोसाइटोसिस के अंदर आता है. पॉइकिलोसाइटोसिस का एग्जाम्पल रहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया. हाँ, स्फेरोसाइटोसिस. स्फेरोसाइटोसिस में बेसिकली स्फेरॉइडल शेप बन जाती है आरबीसीज की. यूजुअली आरबीसीज की शेप रहती है बाइकनकेव. तो बाइकनकेव से अगर स्फेरॉइडल शेप बन जाए तो स्फेरोसाइटोसिस है. एग्जाम्पल है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस. शिस्टोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? अगर जो सेल है उसमें अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाए, टुकड़े टुकड़े अगर सेल के हो जाएं, दैट इज़ शिस्टोसाइटोसिस. थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन सब में शिस्टोसाइटोसिस देखने को मिलता है.
फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। लेप्टोसाइटोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअली थिन रेड सेल्स। लेप्टो मतलब पतला, पतला बिल्कुल। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। टारगेट सेल इज अ फॉर्म ऑफ लेप्टोसाइट सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपसे कोई पूछे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन सा ऐसा सेल है जो लेप्टोसाइटोसिस की वजह से होता है, दैट इज़ टारगेट सेल। एक पतला सा सेल दिखाई देगा जिसको हम टारगेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ टर्म्स और हैं, जैसे कि एक्एंथोसाइटोसिस, सोमैटोसाइटोसिस, ओवेलोसाइटोसिस। एक्एंथोसाइटोसिस का क्या मतलब है? अगर बाइकनकेव आरबीसी से क्रीनेटेड शेप का आरबीसी अगर बन जाता है, क्रीनेटेड, then it is called as acanthocytosis, which happens in chronic liver disease. सोमैटोसाइटोसिस में क्या होता है? सोमैटोसाइटोसिस में सोमैटोसाइट्स देखने को मिलते हैं ब्लड में, which have central area having slit like or mouth like appearance. ऐसे, these are somatocytes and it is found in alcoholism एज एन आर्टिफैक्ट। अल्कोहलिज्म अगर ज़्यादा होता है, अगर लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उनका जो ब्लड पिक्चर रहता है वो उसमें कुछ इस टाइप का आर्टिफैक्ट आ जाता है। दिस इज़ कॉमनली सीन इन सोमैटोसाइटोसिस। ओवेलोसाइटोसिस और स्फेरोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? ओवल और एलिप्टिकल शेप के आरबीसीज बन जाते हैं, विच इज़ कॉमनली सीन इन हेरिडिटी ओवेलोसाइटोसिस एंड एलिप्टोसाइटोसिस। ठीक है, you got this. Now let's talk about the another table. ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्रिप्शंस याद रखनी होती हैं। देखो, एक होता है मैक्रोसाइटोसिस जिसमें कि साइज़ बढ़ जाता है। अब एक चीज़ होती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एक होती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और एक होती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब अगर किसी के सेल का साइज़ बढ़ेगा तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन जितना समा सकता है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रहती है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैक्रोसाइटोसिस टॉकिंग अबाउट नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, तो उसमें क्या रहता है? जैसे वर्ड इज सजेस्टिंग नॉर्मोसिटिक है तो उसमें एमसी भी नॉर्मल रहता है, एमसीएच नॉर्मल रहता है और एमसीएचसी भी नॉर्मल रहता है। तो आपको क्या याद रखना है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में तीनों चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एनीमिया ड्यू टू हेमरेज और हीमोलाइसिस। अगर कहीं पे हेमरेज हो जाए या हीमोलाइसिस हो जाए, ब्लड में लाइसिस हो जाए, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन अगर हो जाए, तो तब ये तीनों चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट सिंपल माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक मतलब साइज़ छोटा है, नॉर्मल जस्ट साइज़ में प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होगा? साइज़ छोटा होगा तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम छोटा होगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो MCHC है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया इज़ इन्फेक्शंस। बॉडी में अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन आता है या फिर किसी टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस केस में छोटे हो जाते हैं सेल्स। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक एनीमिया। एज अ वर्ड इज सजेस्टिंग हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक, तो साइज़ भी छोटा है और हीमोग्लोबिन भी कम है। तो इसमें क्या होगा? वॉल्यूम कम क्योंकि साइज़ छोटा है और हीमोग्लोबिन कम और MCHC भी कम, तीनों चीज़ें इसमें कम हो जाती हैं। ऑल द थ्री थिंग्स दे जस्ट डिक्रीज एंड इट इज़ फाउंड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, it is found in sideroblastic anemia and it is found in thalassemia. तो ये तीन एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको पक्का पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया तीनों में
हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। सो दिस टेबल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. Now let's talk about the other points. Now it's asking about what is erythrocyte sedimentation rate. Erythrocytes sedimentation rate. Okay, so it's a test which we use for diagnosis, and it's a non-specific test which is used as a screening test for anemia. Anemia के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं रहता, सिर्फ स्क्रीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. Megaloblastic anemias are due to impaired DNA synthesis and are characterized by delay in maturation of nucleus. Underlying defect for maturation arrest is due to deficiency of vitamin B12 and folic acid. Okay, so this is something about the pathogenesis of megaloblastic anemia. बड़ा साइज क्यों हो जाता है? देखो, megaloblastic anemia में एक्चुअली क्या होता है, विटामिन B12 की कमी रहती है. B12 की कमी रहने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो मैच्योर नहीं हो पाता, और क्योंकि न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाता तो जो DNA है बेसिकली उसकी जो सिंथेसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. द न्यूक्लियस which is there that doesn't mature, and because of that DNA is not synthesized properly and is impaired, and that leads to megaloblastic anemia. Next is about Henne's bodies. What is Henne's bodies? Which are formed due to oxidation and precipitation of hemoglobin within the RBCs. RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन अगर हो गई, उसकी प्रेसिपिटेशन अगर हो गई उसकी, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ बॉडीज़ दिखने लग जाती हैं, हेंस बॉडीज़. एंड बेसिकली ये किन लोगों में दिखती हैं, जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नहीं होता, उन लोगों में हेंस बॉडीज़ बहुत ज़्यादा दिखती हैं, समझे. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हेंस बॉडीज़. Okay, these are the Henne's bodies. Can you appreciate this? So this is how it looks. Okay, so that is what I was talking about, Henne's bodies, which is present in G6PD deficient people, and this occurs only because of oxidation and precipitation of the hemoglobin. Now next is Pappenheim bodies. Pappenheim bodies are granules of non-hem iron and are seen in the patient suffering from sideroblastic anemia. ठीक है, जिसमें sideroblastic anemia रहता है ना, उन लोगों में नॉन हेम आयरन होता है, और ये जो नॉन हेम आयरन होता है इसकी वजह से रेडियोग्राफिक पिक्चर्स में हमें Pappenheim bodies दिखाई देती. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. दीज आर द नॉन हेम आयरन्स present in sideroblastic anemias. This is how it looks. Pappenheim bodies. So this is about sideroblastic anemia. Okay. Now the sideroblastic anemia, hereditary sideroblastic anemia, it occurs because of deficiency of aminolevulonic acid synthase, which is required for heme synthesis. तो क्योंकि हिम सिंथेसिस के लिए ALA सिंथेसिस चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता, इस वजह से सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होता है. ओके, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इमेज. सिडरोब्लास्टिक एनीमिया इन विच आयरन इमेच्योर एंड RBCs आर नॉट हेल्दी बिकॉज आयरन इज नॉट मेच्योर. एंड वाई आयरन इज नॉट मेच्योर? बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ हेम. एंड वाई हेम इज नॉट मेच्योर? बिकॉज ऑफ ALA synthase deficiency. That's why the RBCs which are formed are unhealthy and immature. That's why they're also not properly functioning. And this is how it looks on the image blood picture. It occurs like this. So this is sideroblastic anemia because of less iron. Now let's talk about another thing, which is vitamin B6, that is pyridoxine.
which is essential for synthesis of aminolevulonic acid, which is the first step in biosynthesis of protoporphyrin. So why ALA is not there? Because there must be some problems with vitamin B6. So whenever there is B6 deficiencies, it can lead to synthesis deficiency of ALAs, and due to which hem will not be properly synthesized because of the first step, which is in ALA, which is in the biosynthesis of protoporphyrin. Okay, so that's why vitamin B6 is necessary, otherwise it will lead to sideroblastic anemia. So this is the basic cycle which occurs. That is how LA synthesis helps in all these things. And what are the different products? That is aminolevulonic acid. Because of aminolevulonic dehydratase will lead to profobilirubinogens. Then it will lead to uroporphyrinogen 1 and uroporphyrinogen 3, and it will lead to coporphyrinogen 3, which will lead to protoporphyrinogen 9, and that's further leads to formation of this hen. So this is a cycle that goes on. Now after this, let's talk about sickle cell anemia. So sickle cell anemia, we have been aware of it from very low classes, that it is because of substitution of valine, which was on the 6th position, valine, and it has been substituted with glutamic acid, and all this is occurring on the beta chain of hemoglobin. We all know that hemoglobin is made up of 2 alpha chains and 2 beta chains. So this is how it goes, and that's why sickle cell anemia hemoglobin is written like this. Okay, so this is sickle cell anemia. Now another point was about thalassemia, that is alpha thalassemia. So it basically it has been classified into 4 types. If somebody is having 4 alpha gene deletions, basically it is depending on deletion, whether we have actually 2 alphas and 2 betas. So they're talking about that alpha deletion. So 4 alpha deletions or 3 alpha deletions or 2 alpha gene deletions, so it will depend on the number, and it will lead to either BRAT hydrophil fetalis, or it will lead to HbH disease, or it can lead to alpha thalassemia triad. So it depends on the number of gene deletions. Then it depends on the metals which are essential for RBC productions, so whether you have them or not. So it depends on iron, cobalt, manganese. So all these are actually important for iron for hemoglobin formation. So proper amount of them is necessary for hemoglobin formation. Next point is about the vitamins which are required for RBC productions, and basically vitamin B12, C and B6, E and B2 are quite important. So you should know what is vitamin B2. Vitamin B2 is riboflavin. Okay, vitamin E is basically an antioxidant. Vitamin B6 is pyridoxine. Okay, and vitamin B12 is the folate. So deficiency of vitamin B12 can lead to megaloblastic anemia. You should know about these small terms. And okay, so B6 and B12 and B2 and C, so all these are quite necessary for blood formation. If somebody is anemic, so the person will also be prescribed with all these vitamins, so that blood will naturally come up to the natural levels. So B2, 6, 12 and C, as well as E, they're all quite important. You should also maintain them in your diet also, because a lot of females in India, they suffer from anemia, they don't know this. So if you have someone near yourself suffering from anemia, or you might get symptoms that the person is suffering from anemia, then you can also tell them to go to respective doctors and get a prescribed dose. Otherwise you can also have a look for vitamin B2, 6, 12, E, C. Like you can give Limcies and vitamin E tablets to them,
as well as a proper dose of 2-6-12 has to be recommended by the doctor. Next is talking about the hormones which are essential for RBC productions. So sometimes it's hormone related and it is not being corrected by supplements. So erythropoietin is a hormone, androgens are the hormones, and thyroxine. People who are also having thyroid problems can have anemia issues also. Next, the point 14, the substance used in sickling test. Okay, so you sometimes get a word called sickling test. So this is for the blood and it is sodium metabisulfite. Okay, so sickling टेस्ट के लिए हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ करते हैं. एक हमारे पास होता है चिक टेस्ट. ये जो चिक टेस्ट होता है बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं जिन लोगों में डिप्थीरिया होता है उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए. नेक्स्ट इज अबाउट ल्यूकोपीनिया which is abnormal reduction in the number of WBCs. Leukopenia is what? WBCs are what? Leukocytes. WBCs को हम leukocytes बोलते हैं, ठीक है. RBCs को हम erythrocytes बोलते हैं और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं. तो WBCs और leukocytes. एंड ल्यूकोपीनिया, पीनिया वर्ड जहाँ पे आ जाता है ना, पीनिया, एक होता है साइटोसिस वर्ड, एक होता है पीनिया वर्ड. ल्यूकोसाइटोसिस अगर वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स बढ़ गए. ल्यूकोपीनिया वर्ड अगर कहीं पे आ जाता है उसका मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स कम हो गए. तो अगर ल्यूकोसाइट्स कम हो गए दैट इज़ ल्यूकोपीनिया एंड इट्स एम नॉर्मल रिडक्शन. सो अगर काउंट 5000 to 10,000, बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जो काउंट रहता है हमारे पास वो 4000 से लेकर के 11,000 तक रहता है, और अगर इसमें कम हो जाए तो दैट इज़ ल्यूकोपीनिया. सो वी हैव टू रन टेस्ट्स for finding out and diagnosing it. So I think this is all for today's video, and I'll be talking about the very important features of anemia in the next video, which is the important part of this whole chapter. So you should stay connected, and if you find it helpful you can like it, subscribe to my channel, and also recommend it to your friends and families. So I'll see you in the next video. Bye bye.